तो चलिए चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ विकास मरकाम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, और हमारे साथ आवेश तिवारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत विकास मरकाम साहब आप ही के साथ, क्योंकि किस तरह से देखते हैं 10 प्रत्याशियों की किस्मत तो ईवीएम में कैद कर दी है जनता ने। बचे कुछ 10 प्रत्याशी हैं, 5 बजे तक उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल 2018 से लेकर 2023 तक किस तरह के बदलाव आपने देखे? नमस्कार, जय जोहार, जय। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हमारे जो 20 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मतदान हो रहा है, हाँ, मतदान करने वाले भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसका आज उन्होंने किया है। और आज इस भारी संख्या में वो लोग निकल कर आए हैं, तो लगता है कि 70% के आसपास मतदान कुल प्रतिशत जाएगा। और निश्चित रूप से आप देखिए कि जितने हमारे चुनावी गणितज्ञ होते हैं, चुनावी जो सर्वे पर विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों का ये मानना होता है कि जब 55-60% से कम मतदान होता है तो वो सत्ता के पक्ष में मतदान होता है, और जब 60% से ऊपर मतदान जाता है तो वो सत्ता के खिलाफ खड़ी होती है। और जैसा कि मैं बस्तर के सभी क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है, राज्य क्षेत्र का दौरा किया है, तो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया जी। पूरे क्षेत्रों में सरकार के प्रति राजनीति थी, एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह व्याप्त थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि मैं कोटा जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी मैं गया, सुकमा गया। में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। अभय नारायण राय हमारे से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है अभय जी आपका। अभय जी सीधा सीधा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास मरकाम साहब की जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा जा रहा है, और वोटिंग प्रतिशत ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब जो लहर है वो सरकार के विपरीत है, यानी कि बीजेपी के पक्ष में जा रही है। देखिए, विकास मरकाम जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चुनाव तक 3 दिसंबर तक कहेंगे कि सरकार बन रही है। वो तो जब जनता का फैसला आएगा तो उनको मालूम चलेगा कि वो तो दौड़ में ही कहीं नहीं थे, सत्ता प्राप्ति के दौड़ में नहीं थे। बस्तर की जनता 5 साल के विकास से खुश है। बस्तर की जनता ने व्यवस्थित विकास, सुनियोजित विकास देखा। बस्तर की जनता ने ये देखा कि किस तरह प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वच्छ जल देने का क्षेत्र हो, आदिवासी भाइयों को ग्राम सभा में अधिकार देने की बात हो, पेशा कानून की बात हो, हर मोर्चे पर कांग्रेस की भूपेश सरकार सफल रही और आदिवासी भाइयों के साथ रही। इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व पे निर्भय होकर, बेखौफ होकर आज नक्सलियों का डर समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया, जो चुनाव पे साया रहता था। तो उन सभी चीजों के कारण, खुशी होने के कारण ये मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। और हम जिस तरह 12 के 12 बस्तर में थे, पुनः हम 12 के 12 रहेंगे। ये वहाँ की जनता का जनादेश है जो हमको 3 तारीख को गिनती में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर। आवेश तिवारी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आवेश सर, किस तरह से देखते हैं जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इस बार, वो मतदान प्रतिशत बढ़ना किस ओर इशारा कर रहा है? इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि पुरुष मतदाताओं से ज्यादा संख्या है महिला मतदाताओं की। पहले अब तक महिलाओं को आधी आबादी कहते थे, लेकिन अब आप कहेंगे कि आधी से ज्यादा आबादी, यानी कि महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। देखिए, 2 चीजें बहुत स्पष्ट है, एकदम साफ नजर आ रहा है कि इस चुनाव में जो अभी तक मेरे पास लेटेस्ट जानकारी है कि 3 बजे तक 59.66% मतदान हुआ है 60% के आसपास। और मुझे लगता है कि पिछली बार जैसे 76% आसपास गया था फर्स्ट फेज का इलेक्शन, इस बार ये जाएगा 70-60 के आसपास, 5% फिर भी कम होगा। बीजापुर और कोटा में खास तौर से बहुत कम हुआ है। बीजापुर में 30% मतदान हुआ है, पिछली बार 40% के आसपास हुआ था। और देखिए, एक बहुत स्वाभाविक सी कोई जो इलेक्शन की साइंस होती है, इलेक्शन का विज्ञान होता है, साफ कहता है कि जब वोटिंग परसेंटेज
पहले से कम हो। तो यह समझा जाना चाहिए कि वोटर को लगता है कि वो यथास्थिति चाहता है और इसलिए वो बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेता है। जब वोटर पोलिंग बूथ पे जूझने लगता है कि नहीं अब हमको निकल करके कैसे भी बदलना है, तो वोटर की जिद जो होती है वो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज में दिखती है। ये स्वाभाविक सी चीज है, ये पूरे देश में होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है क्या नहीं, वो तो चुनाव परिणाम में तो पता ही लग जाएगा। असली चीज ये है कि बस्तर में अपेक्षाकृत बेहद शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है और अब बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, सुरक्षा बलों की, कि पोलिंग पार्टी सकुशल लौट आए। इस वक्त सबकी निगाहें इस बात पे होनी चाहिए कि हमारी पोलिंग पार्टी सकुशल मुख्यालय तक आए, क्योंकि इतिहास रहा है कि जब पोलिंग पार्टीज लौटती है वो वक्त बहुत संवेदनशील होता है, बेहद संवेदनशील होता है। एक दो घटनाएं घटी है कांकेर में, बीजापुर में 3-4 नक्सलियों के मारने की जाने की भी खबर है। कुछ जगहों पे मतदान बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन उन सबके बावजूद जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है वो निसंदेह बस्तर की जनता को बधाई देने का मन करता है और बनता भी है उनका कि उनको बधाई दी जाए। उन्होंने अच्छी वोटिंग की। वो वाकई में, और खासतौर से हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं में जो उत्सुकता नजर आई वोटिंग को लेकर, और युवा जो पहली बार वोटर लिस्ट में जिनका नाम आया था, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, वो भी काफी उत्साहित नजर आए, सेल्फी लेते नजर आए, मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। विकास मरकाम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सर, पहली जब 2018 में विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ तो बस्तर में सभी सीटों पर कब्जा था, वो कांग्रेस पार्टी का था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को बस्तर से क्या उम्मीद और क्या लग रहा है इस बार? क्या जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए, बस्तर की जो जनता उन मुद्दों पर बीजेपी को वोट किया होगा या उन मुद्दों पर आगे बढ़ के मतदान कर रही है? मरकाम साहब, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों को वहां की मतदाताओं ने हाथ लिया। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, उनको मालूम है कि हमारे आरक्षण को 32% आरक्षण को हाईकोर्ट में भेजकर, अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर उस आरक्षण को खत्म कराने का कुत्सित प्रयास इन कांग्रेसियों ने किया। उसी प्रकार बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर के जो हमारे पार्टी अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय भर्ती का आरक्षण देती थी। उस स्थानीय भर्ती के आरक्षण को भी समाप्त करने का पाप कांग्रेस की सरकार ने किया। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता का विषय बहुत बड़ा विषय है। तेंदुपत्ता हालांकि कांग्रेस की सरकार ने जरूर 4000 रुपए प्रति मानक में खरीदा, परंतु उसके बाद जो सुविधाएं मिलती थी, जो बोनस मिलता था, बोनस की राशि गायब थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए में प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदती थी, लेकिन 2000 रुपए से लेकर 13000 रुपए का लाभांश हम हितग्राहियों को देते थे, सुविधाएं देते थे। हम साड़ी, चरण पादुका, कार्यक्रम, ये सब सुविधाएं देते थे और इन सब मुद्दों को हम वहाँ की मतदाताओं ने हाथों हाथ उठाया और उनको मालूम चल गया कांग्रेस की सरकार अधिपतियों की जैसी नहीं है। और अभी अभय नारायण पेशा कानून की बात कर रहे थे, तो उनको बताना चाहूंगा कि इसी पेशा कानून को लेकर उनके कैबिनेट मंत्री, खुद के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव जो आजकल उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने मंत्री पद से और कहा था कि पेशा कानून को कमजोर करने का प्रयास भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, अधिकारियों ने किया है। इन सब बातों को आज पढ़ा लिखा मतदाता समझ रहा है। और मैं आपकी रिपोर्ट अभी देख रहा था, महिलाओं में जबरदस्त, वास्तव में महिलाओं में उत्साह है। वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है कि हम माताओं बहनों को 1000 रुपए मासिक उनको सहायता देंगे। बहनों को लाडली बहना जो हमारी मध्य प्रदेश में चलती है, उसके तर्ज पर 1.5 लाख रुपए राशि नवजात बच्ची के नाम से हम डिपॉजिट कराएंगे। इन हमारे संकल्प को लेकर आज महिला वर्ग में उत्साह है और उसका नहीं, बीजेपी कांग्रेस भी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 3200 रुपए में करेंगे, फ्री बिजली देंगे, 600 रुपए तेंदुपत्ता प्रति बोरा देंगे, 6000 रुपए माफ कीजिएगा 2000 रुपए बढ़ाया है, 4000 रुपए सालाना बोनस देने की बात भी कांग्रेस पार्टी ने कही है। तो इसमें ऐसा नया क्या है जो भारतीय जनता पार्टी पर जो मतदाता हैं वो अपना विश्वास जता रहे हो? खैर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। अभय नारायण साहब, पिछली बार जब इन 20 सीटों पर चुनाव हुआ तब 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया और एक सीट राजनांदगांव जो गई रमन सिंह के खाते में। इस बार क्या लग रहा है, जनता किस ओर भरोसा जता रही है और जनता के मन में क्या है?
अभय नारायण साहब। देखिए, इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन होना है कि रमन सिंह स्वयं अपना चुनाव हारेंगे। हाँ। और 20 की 20 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। रमन सिंह जो तो इतने फंसे हुए थे राजनांदगांव में, भूपेश बघेल तो अगल बगल प्रचार करने भी नहीं जा पा रहे थे। अमित शाह और मोदी, अभय जी, भूपेश बघेल आपके मुख्यमंत्री तो कल 17-18 सीट की बात कर रहे थे, आप 20 की 20 सीट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और रमन सिंह स्वयं चुनाव हार रहे हैं। पिछला हमारे पास 19 था, रमन सिंह के हारते वो 20 हो जाएगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो विकास मरकाम जी कह रहे थे, हाँ। कि बस्तर में सरगुजा हो, जसपुर हो या छत्तीसगढ़ का कोई भी क्षेत्र हो, सवाल है सरकार पे भरोसे का, सवाल है जनप्रतिनिधियों पे भरोसे का। हमने जो कहा उससे ज्यादा किया। और जहां तक झूठ बोलने की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झूठ बोलती है, सारे आंकड़े झूठे पेश करती है। पेशा कानून को लेकर कभी भी हमारे उप मुख्यमंत्री साहब ने कोई बात नहीं कही। पेशा कानून को लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया और लागू करवाने में सिंहदेव जी की भी भूमिका है, हमारे मंत्रिमंडल की भूमिका है, कांग्रेस के संगठन की भूमिका है कि ग्राम सभाओं को ताकत देने का काम हमने किया। और आज आप बस्तर जाएंगे तो वो फर्क समझ में आएगा, वो फर्क दिखेगा। सरगुजा जाएंगे तो फर्क दिखेगा। अरे आप लोगों को तो कांग्रेस के नेताओं से फुर्सत नहीं है, आप तो जनता के पास जा ही नहीं पा रहे हैं। आप तो अगर कहीं जा रहे हैं तो केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर डिबेट करते हैं। अरे कुछ बताइए कि 9 साल में मोदी जी ने क्या किया इस प्रदेश के लिए, बताइए कि केंद्र की सरकार ने बस्तर के लिए 9 साल में क्या किया, बताइए कि सरगुजा के लिए क्या किया। आप तो डिबेट में केवल हमारे नेताओं का नाम लेकर डिबेट करते हैं। आवेश तिवारी साहब, और यही हमारी छत्तीसगढ़ को बहुत नजदीकी से आपने देखा है, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में देखे हैं, मुख्यमंत्री बनते हुए देखे हैं 2000 के बाद से। मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बार छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का मुद्दा है वो कितना महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ महिलाएं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा तादाद में है, मतदान के लिए घरों से बाहर निकली हैं, लाइन में लगी, कतारों में लगी। महिलाएं आखिरकार किन मुद्दों पर जाकर वो मतदान कर रही हैं, और महिलाएं किस पार्टी के फेवर में ज्यादा नजर आ रही हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ। बिल्कुल निस्संदेह। लेकिन एक अभी जो आपने इसके पहले सवाल किया था, जिस पर दोनों पार्टी के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे थे, बात हो रही थी कि क्या किया है भाजपा ने। नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे पहले ट्वीट किया है कि 3 दिसंबर मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। मैं आता हूं आपके पास, माफी चाहता हूं। इन उम्मीदवारों को मिला है मौका एक इस चुनाव को जीतने का और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का। दिखाते हैं आपको सीट, बताते हैं। कोंडागांव से भारतीय जनता पार्टी से लता उसेंडी हैं और कांग्रेस से मोहन मरकाम हैं, तो वहीं बीएसपी से गिरधर नेताम हैं। कोंडागांव के बाद बात नारायणपुर की करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से केदार कश्यप चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से चंदन कश्यप चुनावी मैदान में है। बस्तर से दिखाया हमने आपको। अब इसके बाद कोंडागांव से कांग्रेस से मोहन मरकाम और बीजेपी से लता उसेंडी। तो ठीक है, चर्चा पे वापस आते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ। आवेश तिवारी साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि महिलाओं की इस बार क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी जो महिलाओं की है वो दशा और दिशा इस चुनाव में बदल सकती है। महिलाएं किसके पक्ष में हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर निकल रही हैं बाहर, और आदिवासी फैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो रहा है इस बार? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दरअसल यह चुनाव छत्तीसगढ़ का देश के चुनाव से अलग है। हाँ। उसको देश के अन्य राज्यों के चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ में न तो धर्म की राजनीति चलने वाली है, न तो जाति की राजनीति चलने वाली है, क्योंकि 2% मुसलमान है। धर्म की राजनीति क्या होगी? हिंदू मुस्लिम की। जाति की राजनीति चलेगी नहीं। यहाँ पे 80% जो किसान है, मजदूर है, ग्रामीण है, और जिनमें से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। दूसरी 20% लोग और हैं जो मध्यम वर्गीय है, बाहर के लोग हैं, बड़े व्यवसायी है, वो है। तो दरअसल है क्या कि महिलाएं छत्तीसगढ़ की हमेशा हाशिए पे रही, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां जो है महिलाओं को लेकर के
थोड़ा समझ में आया है लोगों को कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं निश्चित तौर पे सोच समझ कर वोट देने वाली है। वो वैसे मतदान नहीं करेगी जैसे उनके परिवार का मुखिया करेगा। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने करीब 3-4 बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए अपने गारंटी में दी है, अपनी घोषणा पत्र में। वही भारतीय जनता पार्टी ने भी दी है। लेकिन एक बात यह सच है कि महिलाओं का हित, महिलाओं का चेहरा बदलना, महिलाओं के चेहरे पे खुशी नजर आना वह तभी आएगा जब वह आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पुरुषों के साथ खड़ी होगी। और इसके लिए बहुत काम करना बाकी है, बहुत जरूरी है कि वो काम किया है। जहां तक आदिवासियों की आप बात कर रहे थे, अब इस बात यह साबित हो चुका है, यह वोटिंग परसेंटेज देख के आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी देश के किसी भी सभ्य अर्बन सिटीज के रहने वालों की तुलना में अपने अधिकारों के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, संविधान के मूल्यों के लिए और चुनाव को लेकर के बहुत जागरूक है। वह जानता है कि अपने अधिकारों की रक्षा हम कैसे करेंगे। शानदार बात है ये। और आपका ये सवाल भी बहुत शानदार है कि आदिवासियों की भूमिका क्या है। तो आदिवासी आज वोट डाल रहे हैं। हाँ। ये बहुत खुशी की बात है और पार्टियों को उनके लिए करना पड़ेगा। ये कोई कुछ भी कहे, ये चुनाव केवल 2 मुद्दों पे है, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, छत्तीसगढ़िया अस्मिता और किसान और आदिवासी। उसके अलावा चौथा कोई मुद्दा काम नहीं आने वाला। ठीक है अभय नारायण साहब, जो बात कही आवेश तिवारी साहब ने, जो बात कही अभय जी, जो कहा कि छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं वो उनके साथ खड़ी होंगी जो उनके साथ खड़े हुए हैं। भूपेश बघेल ने, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 2018 में, आपको याद होगा, शराबबंदी का। लेकिन 5 साल गुजर गए, वक्त चुनाव का हो रहा है, वोटिंग हो रही है, लेकिन शराबबंदी छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं हुई। तो क्या इस मुद्दे का नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? इस वादे को पूरा ना करना क्या कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ सकता है इस बार? अभय जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में साहस था, ये हिम्मत थी कि हमने नशे के खिलाफ बात की, हमने शराबबंदी की बात की। हाँ। और हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से सभी दल मिलकर कोई ऐसी नीति बनाए हाँ। जिससे शराबबंदी की जा सके। हाँ। इसके लिए हमने कमेटी बनाई। भारतीय जनता पार्टी उस कमेटी में शामिल नहीं हुई। और अब समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता शराबबंदी और नशेबंदी की है नहीं, क्योंकि हम पे आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, हमसे शराबबंदी की बात पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर कोई बात नहीं की है। मोदी की गारंटी में शराबबंदी का उल्लेख ही नहीं है। तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस में तो वो साहस है कि हमने समाज में हलचल पैदा की। ठीक है, विकास जी, कांग्रेस कम चले, साहस तो दिखाया, पैदा करके हिम्मत तो दिखाई। कांग्रेस लागू करेंगे, शराबबंदी का घोषणा कर दी, लागू नहीं करेंगे। भले ही झूठी घोषणा रही हो, पूरी नहीं कर पाए हो, लेकिन घोषणा तो की, ये साहस तो दिखाया। ये साहस नहीं दिखा पाया। कांग्रेस का जो पिछला घोषणा पत्र था, जन घोषणा पत्र, वो पूरी तरह झूठा। अभी अभय नारायण जी ने उस चीज को स्वीकारा कि शराबबंदी जो है वो एक झूठा वादा। हाँ। हम झूठा वादा नहीं करना चाहते। मैं अभय नारायण जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय एक घोषणा पत्र में शामिल क्यों नहीं बात कर रहे थे, आप 2 जवाब दीजिए। क्या इन्होंने आप समिति में शामिल क्यों नहीं हुए? एक-एक करके शराबबंदी घोषणा क्यों नहीं? दर्शकों को समझ में आएगा, आप दोनों लड़ेंगे, एक-एक करके अपनी बात रखिए। एक-एक करके नहीं, अभय नारायण जी ने कहा विकास मरकाम जी, घोषणा पत्र जो है विकास जी को बोलने दीजिए, विकास जी को बोलने दीजिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था, उस समय अपने जन घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था क्या कि हम सभी राजनीतिक दलों की सहमति बनाकर शराबबंदी करेंगे? ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इन्होंने छलावा किया था। और अभी महिला बहनों की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में महिला स्व सहायता समूहों के 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करेंगे, ये इनका वादा था। परंतु एक भी महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ नहीं हुआ, बल्कि महिला स्व सहायता समूह जो लोग भोजन बनाने का काम करती थी, उनसे रेडीमेड का काम करती थी, उनसे भोजन बनाने का और रेडीमेड का काम छीन के हरियाणा के एक शराब व्यवसायी आवेश सर, जब कांग्रेस सरकार में आई थी, इन सब बातों को देख रही। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। आवेश सर, जब कांग्रेस सरकार में आई थी तो एक नारा दिया था भूपेश बघेल ने, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।
जिसके बाद 4 साल बाद 3 साल बाद इस नारे को बदल के किया गया गढ़वे गवो नवा छत्तीसगढ़, और एक अभी नारा दिया हाल ही में, भूपेश है तो भरोसा है। तो क्या वाकई में जो भरोसा है वो जनता का बरकरार रहेगा भूपेश बघेल पर और भूपेश बघेल का जनता पर? और इसके साथ साथ जो छवि गढ़ी गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक किसान पुत्र होने के लिए, एक किसान नेता होने के लिए, क्या वो छवि 2023 के इस चुनाव में काम करेगी या कर रही है? देखिए, एक चीज तो बताऊं, एक बात हुई है भूपेश बघेल की सरकार में, अगर नहीं हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पर काम ना करती कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले उनकी पहचान बदली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले छत्तीसगढ़ की पहचान आप बाहर के राज्यों में चल जाते, दिल्ली चले जाते, मुंबई चले जाते, लोग कहते थे कि मत जाओ भैया, वहां नक्सलगढ़ है, नक्सली मार देंगे। लेकिन यह पहचान बदली, एक बात। दूसरी बात कि जो मैं बात करता हूं कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता की, भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल उस पर बहुत काम किया है, जमीन पर काम किया। जो आपने अभी नारा बताया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मॉडल, इन सब पर उन्होंने काम किया बाकायदे योजनाबद्ध ढंग से, और एक बड़ी टीम के साथ काम किया। वो अदृश्य टीम हमने देखी है, तो उस टीम के साथ काम किया। और